हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम फोगाट और हमने अपने 3 पीएम के सेशन के अंदर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। आज शेड्यूल के अनुसार बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि आपका सेमेस्टर 1 का आखिरी सब्जेक्ट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम सुबह अपने मॉर्निंग सेशन के अंदर अब इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, 3 पीएम वाले सेशन के अंदर हम बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करेंगे और शाम के आपके सेशन यानी 6 बजे वाले सेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर बिजनेस ही अभी कंटिन्यू रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए भी, कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए भी और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। क्योंकि आप देखिए कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड है, आपको ट्रेड बिजनेस इन सब चीजों को अच्छा खासा आइडिया, अच्छा खासे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमको एग्जैक्टली वो चीज समझाएगा कि एक बिजनेस जो है, एक कॉरपोरेशन जो है, एक इकोनॉमिक जो यूनिट है वो किस तरह के एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है। हम उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और वो किस तरह से है एक दूसरे से जुड़े हुए, वो हम जो है इस सब्जेक्ट के अंदर, बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट से ही कि मतलब क्या है इसका और ये क्यों है जो हमें पढ़ाया जाएगा। तो हम देखते हैं द लिटरल मीनिंग ऑफ बिजनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी एंड देयरफॉर इज कंसर्न्ड विद एनीथिंग दैट वन बी बिजी अबाउट अचीविंग हिज गोल्स। तो बिजनेस जो है, अब देखेंगे आप, बिजनेस यानी कि बी यू, इस तरह से जो है हमारा शब्द जो है वो बनाया गया है, यानी बिजीनेस। जैसे आप किसी भी चीज को अगर बिजी रहेंगे, कोई भी चीज जो है आपको ऑक्यूपाइड रखेगी ताकि आपके गोल्स जो है वो अचीव हो सके, ताकि आप प्रोडक्टिविटी निकाल सके, तो वही जो है इन्हीं दो शब्दों से हमारा जो शब्द है बिजनेस वो निकाला गया है, यानी कि बिजी रहना ताकि आप अपने गोल्स को है अचीव कर सके। बिजी आप रह सकते हैं पढ़ाई करने में ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे रहें, आपका करियर अच्छा जो है वो आगे चला जाए। बिजी रह सकते हैं आप अपनी जॉब में ताकि आपकी जो जॉब है वो अच्छी चलती रहे, आपको सैलरी टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपकी डिमोशन ना हो, प्रमोशन होती रहे, आपकी करियर ग्रोथ जो है उसका ग्राफ जो है हमेशा अपवर्ड ट्रेंडिंग में रहे। इस तरह की चीजें जो है आप कर सकते हैं। दस इट हैज अ वाइडर कंटेक्स्ट वेयर ह्यूमन बीइंग इज बिजी एंड टू सेटिस्फाई हिज वांट्स एंड रिक्वायरमेंट। तो अल्टीमेटली बिजी रहने का क्या पर्पस हो सकता है। आप कोई भी काम कब करते हैं, जब आपको उस काम से कोई फायदा मिल रहा हो, आपको उस काम का कोई जो है प्रोडक्टिविटी, कोई रेवेन्यू निकल कर आ रहा हो, तभी आप उस काम में जो है करते हैं। और आप उस काम के लिए बिजी, आप उस काम के लिए फुली डेडिकेटेड और मोटिवेटेड कब रहते हैं, जब आप एक ग्रेटर गुड के लिए, आप अपने वांट्स, आप अपने रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। वांट्स क्या हो सकती हैं, सोशल नीड हो सकती है, किसी की खुशी हो सकती है, मॉनेटरी नीड्स हो सकती है, खाना पानी हो सकता है, उस तरह की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर की जाएंगी। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दो तरह की हमारी एक्टिविटीज हैं, उसको यहाँ पर हमें डिवाइड किया गया है। वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसके अंदर हमारे ट्रेड, कॉमर्स, इस तरह की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, जिसके अंदर फाइनेंशियल मूवमेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा प्रोडक्शन है, कंज्यूमर बिहेवियर है, डिमांड है, सप्लाई है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी जो हमारा एक्चुअल कॉमर्स होता है। फिर आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जैसे जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, हमारी सोसाइटल नीड्स हो गई, किसी की खुशी हो गई है, गुडविल हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद दोज एक्टिविटीज व्हिच आर डिजाइन्ड टू अचीव एंड यूज मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ लाइफ, यानी कि मटेरियल रिसोर्सेज जैसे मोबाइल का इस्तेमाल करके आप किसी से बात करेंगे, या मोबाइल का इस्तेमाल करके आप कोई अपनी प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, जैसे अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करके आप लेक्चर्स देखेंगे ताकि आप जो है अच्छी से पढ़ाई कर पाए, अच्छे से रिजल्ट्स ला पाए और अच्छे से करियर बना पाए। तो आप एक मटेरियल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टेंजिबल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो आपकी नीड क्या है, पढ़ाई करना, उसको आप अच्छे से पूरा कर रहे हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सिमिलरली पैसे का इस्तेमाल कर आप जो है बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन सेंटिमेंट्स, जो ह्यूमन सेंटिमेंट्स के तौर पे आते हैं। जैसे मैंने बताया जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट है, चैरिटी हो गया, जो आपके दिल से जो है काम आप करते हैं, जिसके लिए आपको कोई गोल होने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक मॉनेटरी गोल या कोई बेनिफिट होने की जिसके लिए जरूरत नहीं है। चैरिटी हो गया, रिलीजन हो गया, लव हो गया, सिंपैथी हो गया, पैट्रियटिज्म होगी, इस तरह की चीजें। आप जो है किसी को प्यार करते हैं, या आप किसी के लिए प्रति सिंपैथेटिक हैं, एम्पैथेटिक हैं, या कोई चैरिटी कर रहे हैं, या किसी धर्म को जो है आप मान रहे हैं, उसमें श्रद्धा दिखा रहे हैं अपनी, तो इस तरह की चीजें जो है ये अपनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन जाती है। ये रेलिवेंट क्यों है, क्योंकि इन चीजों से जो है आपका बिहेवियर डिटरमाइन होता है, और बिहेवियर जो है आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। जैसे मैंने आपको जो है एक जगह पहले भी बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का जब हमने टॉपिक किया था एएसएफआर में, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली बदल के रख सकता है। आपका मूड अच्छा है, आप बहुत प्रोडक्टिविटी जो है निकाल के दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। आपका मूड खराब है, आप घर से लड़के आए हैं, या रास्ते में कोई ऐसी घटना होते हुए देख ली है जिससे आपका जो मन है वो बिल्कुल से एकदम खराब हो गया है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है दिन भर की वो काफी कम हो जाएगी। तो उस तरह की चीजें जो है ह्यूमन सेंटिमेंट्स के बारे में आ जाता है। तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी जो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, जो आप इकोनॉमिक चीजें कर रहे हैं जिससे एक्चुअली आपको जो है मॉनेटरी बेनिफिट होगा या आपके गोल्स अचीव होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी जो रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, वो डिक्लाइन कर जाती हैं या वो इंप्रूव कर जाती हैं अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो। जैसे सुबह सुबह बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से दिन शुरू करोगे तो आपका दिन अच्छा चला जाएगा, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका रिजल्ट जो है आपको अपनी दिन भर के प्रोडक्टिविटी में दिखाई देगा। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से कहीं ना कहीं जो है इंपैक्ट होती हैं। Business is an economic activity in which people are busy in earning their income either by production or purchase or sale और exchange of goods and services to satisfy the needs of other people। तो कहने का क्या मतलब है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर जो लोग हैं वो एक सेल, परचेज, बाइंग, सेलिंग, इस तरह की जो चीजें हैं इसके अंदर ऑक्यूपाइड रहते हैं ताकि दूसरों की नीड्स को पूरा कर सकें, साथ साथ अपनी नीड्स भी जो है पूरी कर सकें। आपके पास पैसा है, आपको कोई चीज चाहिए, आप जाके वो पैसे के बदले चीज लेके आएंगे। किसी के पास कोई वस्तु है, उसको पैसा चाहिए, वो उस वस्तु के बदले पैसा ले लेगा। तो इस तरह की चीजें जो है ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बन जाती हैं। इसको नाम दिया जाता है बिजनेस का, यानी कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक्सचेंज जो है गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का साथ साथ जो है चलता रहता है। उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। बिजनेस जो है यानी कि बिजीनेस, बिजनेस की नेचर क्या है, वो किस तरह से फंक्शन करती है। अकॉर्डिंग टू डेविस केथ, business may be defined as an organized effort by individuals to produce goods and services, to sell these goods and services in the marketplace and to reap some reward for this effort। यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ऑर्गेनाइज किस लिए कहा गया है, क्योंकि एक तो ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी चीज ऑर्गेनाइजेशन किसकी, एम्प्लॉइज की, मैनेजमेंट की, लेबरर्स की, हर चीज की, जो उस कैपिटल एसेट की, उस मशीनरी की, उस प्रोडक्शन लाइन की, उस फैक्ट्री की, एक प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेस जहां पर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट की जा रही है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट हमें मिल सकता है। वही चीज यहां बताई गई है, डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट बाय एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक आदमी द्वारा, एक इंसान द्वारा एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ऑर्गेनाइज्ड फिर से बता रहा हूं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक आदमी खुद से जो है चीजें नहीं कर सकता, उसको जो है प्रॉपर से दूसरों की सहारे की जरूरत पड़ती है। आप खुद से जो है कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाएंगे। यू नीड अ पुश, यू नीड पीपल, ठीक है, ताकि आप उनको प्रोडक्ट बेच पाए, उनसे प्रोडक्ट खरीद पाए, ठीक है। तो उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स यहाँ पर माने जाते हैं। और साथ साथ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो आपके एम्प्लॉइज भी उस चीज में आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी एफर्ट कर रहे हैं, दिन भर 9 to 5 की जॉब करते हैं। आपकी सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फैक्ट्रीज हैं, लेबरर्स हैं, वो हर जगह जो है इस तरह का काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है वो इंडिविजुअल्स का कि क्या नाम है, ताकि एक प्रॉपर गोल जो है, क्या गोल है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस किए जा सके, ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज लेटर स्टेज पर जाकर किसी और इंसान की जो है नीड्स और वांट्स को पूरा कर सके, बदले में जो है वो हमको मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन साइकिल जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो इनफाइनाइटली रन कर सके, ताकि ऐसा ना हो कि एक बार बनाए, बेचे, पैसा खत्म और कंपनी बंद। ऐसा नहीं होता। प्रोड्यूस किया, बेचा, फिर से पैसा आया, फिर से प्रोड्यूस किया, फिर से बेचा, फिर से पैसा आया, इस तरह से जो है चीजें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर आपको बिजनेस की इस तरह से डेफिनेशंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है। बून एंड कर्ट्स आल्सो डिफाइन बिजनेस इन फॉलोइंग वे, बिजनेस कंप्राइजेस ऑल प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी एंड एंटरप्राइजेस दैट प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू एन इकोनॉमिक सिस्टम। इट इज द इकोनॉमिक पल्स ऑफ अ नेशन स्ट्राइविंग टू इंक्रीज सोसाइटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी की जाती है। देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट्स ही वो चीज है जो आपको बिजनेस को इंडेफिनेटली रन करने में अल्टीमेटली हेल्प करेंगे। वो चीज यहाँ पर बताई गई है कि बिजनेस जो है कोई भी प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी जिससे आपको प्रॉफिट अर्न किया जाए, वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है स्टैंड इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। जो मोबाइल फोन्स है, खाना है, पानी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी गुड्स और सर्विसेज है। सर्विसेज क्या होती है, टीचिंग सर्विस हो गई, आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक प्रोफेशनल सर्विस होगी, लीगल आपकी प्रोफेशनल सर्विस होगी, टैक्सी आपकी एक सर्विस होगी। इस तरह की जो चीजें हैं, टेलीकम्युनिकेशन एक सर्विस है जो एयरटेल और जियो प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरह का जो है सप्लाई है इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने में, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में आपको हेल्प करता है। तो वही चीजें एक बिजनेस प्रोवाइड करता है। प्रॉफिट्स आर प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मोटिवेटिंग दिस एक्टिविटी। वही बात है, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे किस चीज के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, ताकि आप उस प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्ट कर सकें दोबारा से प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रॉफिट एक ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर है। देखिए, आप पूरे महीने काम करते हैं किसके लिए, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द डे सैलरी मिल सके, आपको साल में एक या दो बार जो है अच्छा खासा बोनस मिल सके। तो आप इससे जो है आप जो डेली रूटीन काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ एडिशनल एफर्ट्स भी आप इंकलकेट करते हैं, ताकि आपको जो वो बोनस है वो भी अच्छे से मिल जाए। तो इस तरह की चीजें जो है एक मोटिवेशन जो है प्रोवाइड करता है आपका प्रॉफिट एक बिजनेस यूनिट के लिए, सिमिलर टू
आपका जैसे सैलरी है वो आपके एम्प्लॉइज के लिए मोटिवेशन का काम करती है। दस ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशंस बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ प्रॉफिट। तो पैसे के बदले, प्रॉफिट के बदले सेल, परचेज, एक्सचेंज, बार्टर, इस तरह की जो चीजें की जा रही हैं वो हमारा बन जाता है बिजनेस। यानी कि इस तरह की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर की जा रही हैं वो एक बिजनेस बन जाएगा। अब आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस पे कि बिजनेस के फीचर क्या क्या हो सकते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रोविजंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो फिर वही बात आ गई, बिजनेस कब होगा, जब आप कोई गुड या कोई सर्विस जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, आप सप्लाई कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो वो बिजनेस कैसा हुआ। आप खुद को क्या गोल जो है अचीव करना चाह रहे हैं, वो आपको गोल जो है स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई मैं ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बदले में मुझे जो है पैसा चाहिए, बदले में मुझे जो है प्रॉफिट अर्न करना है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि ये बिजनेस का एक फीचर है कि गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई है उसका जो प्रोविजन है वो होना बहुत जरूरी है। बिजनेस इज सपोज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, दीज आर अरेंज इधर थ्रू प्रोडक्शन और परचेज और बाय बोथ। तो वही चीजें यहाँ पर की जाती हैं। बिजनेस सेटिस्फाई द नीड्स एंड डिजायर ऑफ कंज्यूमर, व्हाट द कंज्यूमर डिमांड इज व्हाट बिजनेस शुड प्रोवाइड। तो कहने का मतलब जो कंज्यूमर्स को चाहिए, कंज्यूमर को मैगी चाहिए तो नेस्ले को मैगी देनी चाहिए, कंज्यूमर को आईफोन चाहिए तो एप्पल को आईफोन देने चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो है वो बिजनेस में ही आती हैं कि गुड्स और सर्विस की जो सप्लाई है वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स की जो वांट्स हैं वो इंडेफिनेट होती हैं, और कीपिंग इन माइंड द स्कार्स रिसोर्सेज वी हैव, उन डिमांड्स को उस हिसाब से जो है बेस्ट पॉसिबल वे में फुलफिल करना होता है। तो वही काम एक बिजनेस का होता है। देयरफॉर इट इज द बिजनेस टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस, यानी कि एक बिजनेस का ही बिजनेस है। जैसे वो कहते हैं ना, माई बिजनेस इज माई बिजनेस एंड नन ऑफ योर बिजनेस, इस तरह का जो है जोक मीम बन गए थे। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर बताई गई है कि एक बिजनेस का ही बिजनेस होता है लोगों की वांट्स पूरी करना, उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने का। सेल एंड ट्रांसफर और एक्सचेंज, तो सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ये तीन जो चीजें हैं, गुड्स आपने बना लिए, अब आप उनका करेंगे क्या, उनको सेल अपने पास थोड़ी रखेंगे। आप उनको अपने पास रखेंगे तो आप अपनी कैरिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं उनको रखने की, वो चीज नहीं करनी है। आप उनको गुड्स को आप बना रहे हैं तो आपका जो पर्पस होना चाहिए वो उसको मार्केट में ले जाके बेचने का होना चाहिए, ट्रांसफर करने का होना चाहिए। ट्रांसफर कैसे करते हैं, गुड्स मेरे पास थे, पैसे दे दे, गुड्स तेरे पास चले जाएंगे, तो वो ट्रांसफर हो जाता है। और एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज क्या होता है, जैसे बार्टर सिस्टम था हमारा, मुझे आटा चाहिए, तुझे दाल चाहिए, मैं दाल दे देता हूं तो बदले में आटा दे दे। तो उस तरह की चीजें जो है यहाँ पर की जाती हैं, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाती है। उसके बाद आते हैं प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी। फिर से वही चीज, कोई भी एक्टिविटी आप तभी करेंगे ना जब आपको उसके अंदर मोटिवेशन होगी कोई कुछ करने की। और बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या होती है, आपका प्रॉफिट। तो बिजनेस आप कब करेंगे, जब आपको प्रॉफिट अर्न होगा। और प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी जो है उसको अल्टीमेटली कह दिया जाता है कि भाई बिजनेस किया ही इसलिए जा रहा है कि उसमें जो है आदमी को प्रॉफिट अर्न करना है। तो बिजनेस एक्टिविटी इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट दैट इज सिक्योरिंग मोर देन द अमाउंट स्पेंट। जितना खर्च किया है प्रोडक्शन के ऊपर उससे ज्यादा जो है मैं सेल से पैसा कमा पा रहा हूं, तो वो जो हमारा है प्रॉफिट बन जाएगा। प्रॉफिट इज द बिगेस्ट स्टिमुलस फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। स्टिमुलस क्या होता है, सोर्स, स्टिमुलस होता है पिंच, स्टिमुलस होता है पुश। तो ये क्या वही बात जो कह रहे हैं, मैंने कहा था कि प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली बिजनेस को इंडेफिनेटली रन करने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है, सबसे बड़ा जो है हमारा पुश है। क्योंकि प्रॉफिट नहीं आएगा, एक लॉस मेकिंग इंडस्ट्री है, लॉस मेकिंग कंपनी है, वो एक साल लॉस कमा लेगी, 2 साल किसी तरह उसको बेयर कर लेगी, तीसरे साल में फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक रहा है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आप इस साल प्रॉफिट कमा रहे, अगले साल 2 गुना प्रॉफिट, अगले साल 4 गुना प्रॉफिट। इस तरह से जो है आपके अंदर क्या, मैनेजमेंट के अंदर, एम्प्लॉइज के अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जो है मोटिवेशन आएगी कि भाई मजे आ रहे हैं, बोनस खूब मिल रहा है, सैलरी भी हर साल बढ़ जाती है, 10-10, 20-20% सैलरियां बढ़ रही हैं, तो लगे रहो बुरी तरह जो है अपना खूब प्रॉफिट अर्न करने के दो। तो उस तरह की चीजें, तो एक फीडबैक लूप जो है वो क्रिएट हो जाता है। आपने मेहनत करी, आपको जो है प्रॉफिट मिल गया, फिर से जो प्रॉफिट मिला आप उसके बदले में आपको जो वो प्रॉफिट में से ही आपको सैलरी पे कर दी गई, आप फिर से मेहनत कर रहे हैं, फिर से प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरह से एक फीडबैक जो है लूप क्रिएट हो जाता है जो इनडेफिनेटली आपका चलता है। और सिमिलरली आपका जो प्रॉफिट है वो जो है डिविडेंड्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंटरेस्ट पे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को टाइमली इंटरेस्ट मिल रहा है, उनको अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी और पैसा इन्वेस्ट करने को मजबूर हो जाएंगे, या उनको जो है मन करेगा कि भाई ये कंपनी तो मेरे को इतना अच्छा रिटर्न दे रही है, मैं इसमें और पैसा डालूंगा। सिमिलरली अगर आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपके पास जो प्रॉफिट आया, अच्छा खासा प्रॉफिट आया, आपने जो है आपको दिख रहा है भाई मेरी तो एक प्रोडक्शन लाइन से इतनी सेल हो गई है, यानी कि लोगों में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड और ज्यादा हो सकती है, मैं एक और प्रोडक्शन लाइन लगा दूंगा और मेरे जो है प्रोड्यूस यूनिट्स जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और बढ़ा दूंगा ताकि मेरे को जो है और प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह से जो है
प्रॉफिट जो है वो और प्रॉफिट को जो है अट्रैक्ट करता है। तो वही चीज यहाँ पे की गई है। बिजनेस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। तो बिजनेस जो है ये फिर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है। जो वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, चाहे वो कोई इकोनॉमिक सोशल मॉनिटरी रिसोर्स हो, वो सारे अल्टीमेटली जो है सोसाइटी के ही होते हैं। एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो है वो किसी नॉर्मल कंज्यूमर के लिए रिसोर्स बन जाता है, और कंज्यूमर का पैसा जो वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पे करेगा वो कंपनी के लिए रिसोर्स बन जाता है। तो इस तरह का इंटरचेंज जो है वो वहां पर चलता रहता है। बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एज इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू फुलफिल द नीड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में ही देखिए मुझे जरूरत महसूस हुई कि मुझे लेक्चर्स बनाने चाहिए, तो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ। तो इस तरह की चीजें हैं। तो मैं भी एक सोसाइटी का ही पार्ट हूँ, जो सोसाइटी की ही नीड समझ के, सोसाइटी की ही जो वांट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा हूँ। तो सोसाइटी का पार्ट सोसाइटी की नीड समझ के, सोसाइटी की ही जो वांट्स हैं उनको, नीड्स को पूरा कर रहा है, तो वही हमारा जो है बिजनेस बन जाता है। मोरओवर अ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट विद इन अ सेटअप ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड रिस्ट्रेंट्स एज अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी। तो सोसाइटी के द्वारा जो निर्धारित किए गए नियम है, निर्धारित की गई जो बाउंड्रीज है, वो कल्चरल बाउंड्रीज हो सकती हैं, वो अपनी इकोनॉमिक बाउंड्रीज हो सकती हैं, वो अपनी सोशल बाउंड्रीज हो सकती हैं, अपनी एथिकल बाउंड्रीज, मोरल बाउंड्रीज हो सकती हैं। उन सब के दायरे में रहकर जो है बिजनेस को ऑपरेट करना पड़ता है। लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस आर बेस्ट सर्विसेज व्हेन बिजनेस प्लेज इट्स रोल एज अ पार्टिसिपेंट इन सोसाइटी। तो जब तक बिजनेस अपने आप को सोसाइटी का ही पार्ट मानकर ऑपरेट करेगा, जब तक वो सोसाइटी को अपना पार्ट और अपने आप को सोसाइटी का हिस्सा मानकर काम करता रहेगा, तब तक जो है कंपनी जो है वो लॉन्ग रन के लिए बहुत बेनिफिट में रह सकती है। उसके बाद आते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस पर, कि बिजनेस का स्कोप क्या क्या होता है। हमने क्या देख लिया अभी तक कि बिजनेस का मीनिंग क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसका एक इंट्रोडक्शन सा ले लिया। उसके बाद बिजनेस की डेफिनेशन देख ली, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ लिया, हमने उसकी नेचर डिसाइड कर ली कि बिजनेस की नेचर क्या क्या होती है। अब हम देखते हैं कि बिजनेस का जो एरिया है, जो स्कोप है, वो क्या है। बिजनेस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच लेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। यानी कि बिजनेस हर वो एक्टिविटी है, वो चाहे इकोनॉमिक हो चाहे नॉन इकोनॉमिक हो, जिससे जो है प्रोडक्शन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रोडक्शन एंड सेल्स जो है एंश्योर की जा सके। इन दिस कंटेक्स्ट बिजनेस कंसिस्ट ऑफ टू ब्रांचेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो ये दो हमारी ब्रांचेस हैं जो बिजनेस को बाइफरकेट करती हैं। कौन कौन सी? इंडस्ट्री और कॉमर्स। आइए देखते हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या है और फिर कॉमर्स का मतलब क्या है। इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेट्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद रेजिंग, प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब इंडस्ट्री हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो है सम टोटल है, जिसके अंदर रेजिंग यानी कि जो है बनाना, प्रोड्यूस करना यानी प्रोड्यूस करना, और प्रोसेस करना उनको, किनको? गुड्स एंड सर्विसेज को। तो वो जो चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं वो किसका पार्ट बनती है? इंडस्ट्री का पार्ट बनती है। जैसे फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री का काम क्या है? जो मैकडोनल्ड्स है, बिग बर्गर किंग है, या ओवरऑल जो फूड इंडस्ट्री है जिसके अंदर हर खाने से रिलेटेड हर चीज आ जाती है, उसका काम क्या है? उसका काम है खाना बनाना। खाना बनाया कैसे जाता है? फूड इंडस्ट्री में अपना एग्रीकल्चर जो है वो भी पार्ट बन जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर का क्या पर्पस होता है? वो भी फूड को सप्लाई करना है। जो फ्यूल है, ह्यूमन कंजम्पशन का फ्यूल है, उसको सप्लाई करना। वो क्या करता है? क्रॉप्स को रेज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? कुछ चीजें हैं जैसे जो प्रोड्यूस की जा सकती हैं। क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है? ब्रेड प्रोड्यूस किया जा सकता है, आपका व्हीट प्रोड्यूस किया जा सकता है, सॉरी व्हीट कह रहा हूं मैं, जूस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और भी जो चीजें हैं उस तरह की चीजें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्रोसेस करना उनको बाद में लेटर ऑन, रॉ मटेरियल है जैसे व्हीट है, उनको जो है आशीर्वाद आटा कंपनी अगर आपने देखी हो, तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? उनके लिए रॉ मटेरियल है गेहूं के बीज या अनाज। वो अनाज को लाते हैं अपनी फैक्ट्री में, उसको चक्की में डालते हैं, उसको पीसते हैं, और फाइनली जो है आटा उसको पैकेट में बंद करके वो रिलायंस फ्रेश, इजी डे या किसी भी रिटेलर के पास बेचते हैं। तो वो प्रोसेसिंग हो जाती है। तो उस तरह की चीजें जो है वो अपनी इंडस्ट्री का पार्ट बन जाती है। सिमिलरली हमारी टेक इंडस्ट्री है जो टेक्नोलॉजी से डील करती है, रेज करती है टेक्नोलॉजी को। जैसे अपने आइडियाज हैं उनको रेज किया जाता है। जैसे फोल्डिंग स्मार्टफोन्स हैं, सैमसंग का Z फोल्ड है, वो आइडियाज हैं, वो रेज किए गए थे। उसके बाद उनको प्रोड्यूस किया गया आइडियाज को, और जब वो प्रोड्यूस हुए तो उनको जो है बाद में प्रोसेसिंग की गई उनकी। उस तरह की चीजें यहाँ पर की जाती हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज। जैसे मैंने यहाँ पर बात की, यहाँ पर एक दुकानदार, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं होती है, यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री की बात होती है। पूरी इंडस्ट्री मतलब मैंने इंटायरली फूड इंडस्ट्री की बात करी है। उसके अंदर आपका जो है एक क्रॉप से लेकर, यानी कि एक व्हीट है, शुगर केन है, मतलब जो आपको खेतों में प्रोड्यूस हो रही चीजें, उनसे लेकर बर्गर किंग, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, इन सब चीजों तक आ जाती है। तो खाने से जो भी रिलेटेड चीज होगी वो फूड इंडस्ट्री का पार्ट बनेगी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो आपकी टेक इंडस्ट्री का पार्ट बनेगी। इस तरह से जो है आपकी चीजें आ जाती हैं। इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस टू द फाइनल कंज्यूमर और द इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर फर्दर प्रोडक्शन
और गुड्स ऑन सर्विसेज, कहने का मतलब है बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो फाइनल प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं आपको, जैसे होंगी कोई भी, तो उसके बाद जो है, और कुछ इंडस्ट्री के ही पार्ट होते हैं जिसके अंदर एक इंडस्ट्री जो है वो दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल का काम करती है। जैसे एग्रीकल्चरल हो गया हमारा, वो इंडस्ट्री का पार्ट है, वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो आशीर्वाद आटा कंपनी के लिए जो है रॉ मटेरियल का काम करती है, वो उसको प्रोसेस करती है, फाइनली आटा बेचती है। वो आटा जो है जो आशीर्वाद प्रोड्यूस कर रही है, वो डोमिनोज के लिए जो है डो बनाने में, जो पिज्जा बेस है वो बनाने में रॉ मटेरियल यूज होता है। फिर जो डोमिनोज उस रॉ मटेरियल से जब पिज्जा बना देता है तो वो पिज्जा अल्टीमेटली कंज्यूमर्स खा सकते हैं। तो वो चीज जो है इस तरह से यहाँ पर चेन बन जाती है। उसके बाद आते हैं, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री। तो दो कैटेगरीज हैं इंडस्ट्री में भी, बिजनेस की दो कैटेगरी है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब एक ओवरऑल बात की जाए तो जो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे टेक इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री में सैमसंग, एप्पल, जो एलजी, सोनी, शाओमी, रियलमी और भी वन प्लस, जो भी कंपनी है ये सारी आ जाती हैं, जो भी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर रही है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो मोबाइल बना रही है या वो लैपटॉप बना रही है, तो टेक्नोलॉजी जो बना रहा है वो सब जो है टेक इंडस्ट्री का ही पार्ट बन जाते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री आ जाती है, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री आ जाती है जो प्राइमरी सोर्स जो है, प्राइमरी सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। जैसा नाम बता रहा है, जो प्राइमरीली जो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, वो इंडस्ट्री जो है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री बन जाती है। कौन सी इंडस्ट्री? जैसे कोल इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री का क्या काम है? वो कोल सप्लाई करती है, एक्सट्रैक्ट करती है, जगह ढूंढती है इंडिया में कहाँ कहाँ कोयला मिल सकता है, उस जगह पर टेस्ट करती है, रिसर्च करती है, कोयले की भी इंटीग्रिटी चेक होती है। उस तरह की चीजें जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री करती है। जैसे हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो भी क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री है। Primary industries include all those activities which are concerned with the extraction, producing and processing of natural resources। तो natural resources यानी कि जो naturally available है, जो man made नहीं है, जो already environment में exist कर रहे हैं, जैसे पानी है, soil है, air है, water, fire है, इस तरह की चीजें, trees है, oxygen है, जो भी naturally exist करती है, जिसको इंसान से कोई लेना देना है नहीं, इंसान हो ना हो वो exist करेंगी, वो सारी natural resources जो है, डायमंड है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दीज आर एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो ये एक्सट्रैक्ट करती हैं उनको, और ये है जेनेटिक इंडस्ट्रीज, यानी कि ये ओरिजिनल इंडस्ट्रीज जो है वो बनाई गई है। On the other hand, secondary industries are concerned with the material which have already been produced at the primary stage। तो क्या मतलब है सेकेंडरी का? सेकेंडरी इंडस्ट्री का मेन काम होता है जो रॉ मटेरियल, जो सामान प्राइमरी इंडस्ट्रीज के लिए फिनिश गुड्स था। जैसे मान लीजिए मैं कोल इंडस्ट्री की बात करूं, कोल इंडस्ट्री क्या करेगी? कोल इंडस्ट्री जगह ढूंढेगी, एक्सट्रैक्शन करेगी, एक्सट्रैक्शन करने के बाद कोयला लेगी, उनको ट्रक में भिजवा के वेयर हाउस में ले जाएगी। अब एक कोल कंपनी है, मान लीजिए मेरे नाम की है शुभम कोल कंपनी, तो मैं क्या करूंगा? मैंने शुभम माइनिंग कंपनी, तो मैंने क्या किया? मैंने जो है कोल, मेरा काम क्या था? कोल निकालना, कोल खोदना, खोद दिया मैंने, उसको ढूंढ लिया, उसको जो है ट्रक में जो है लोड करवा दिया, ट्रक में लोड करवा के अपने वेयर हाउस में खड़ा कर दिया, मेरा काम यहाँ पर फिनिश है। मेरे लिए फाइनल गुड क्या हो गया? वो कोल जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, अब उसको मैं बेच दूंगा। मेरा प्रॉफिट किससे जनरेट होगा? कोल की सेल से। अब वो कोल कौन खरीद लेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी, ठीक है। वो कोल जो है मान लीजिए अपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कंपनी है वो खरीद लेती है, तो वो क्या करेगी? उसके लिए वो कोयला क्या हो गया? वो रॉ मटेरियल हो गया, जो मेरे लिए फिनिश गुड था। मैं कौन था? प्राइमरी इंडस्ट्री। तो बेहल कौन है? या यूएचबीवीएन है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, वो कौन है? वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है। वो मेरे से जो मेरा फिनिश्ड गुड्स है वो लेंगी, उनको अपना रॉ मटेरियल यूज करेंगी। वो रॉ मटेरियल किस लिए यूज होगा? वो रॉ मटेरियल यूज होगा जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उसके अंदर वो कोयला डलेगा। वो कोयले से जो हीट जनरेट होगी, उस हीट को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फाइनली ट्रांसफॉर्मर्स तक आएगी, वो ट्रांसफॉर्मर्स फिर हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। तो ये जो है चेन जो है, आप समझ गए होंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाने की जो चेन है वो अपनी बन जाती है। सिमिलरली मैंने आपको पहले बताया था, एक किसान का काम क्या होता है? जमीन खोदना, बीज डालना, वो बीज जब बड़े हो जाएंगे उनकी कटाई करना, वो जो अनाज है या जो भी फल प्रोड्यूस हुआ है, शुगर केन मान लीजिए प्रोड्यूस हुआ है, जब उसको वो काट देगा, वो जाके सब्जी मंडी में बेच देना। तो किसान का काम वहां पर खत्म हो गया। किसान के लिए फिनिश्ड गुड है उसका अनाज, उसका शुगर केन, उसका गन्ना। वो गन्ना जैसे ही बेच देगा, किसान आ जाएगा घर पे और अपनी जो वो उससे पैसे कमा के लाएगा, वो फिर से जो है अपने नए बीज लाने में, या जो नया जो है रबी और इस तरह के क्रॉप्स होते हैं उनमें दोबारा से इन्वेस्ट कर देगा। और वही गन्ना वो किसका जो है बन जाएगा? वो शुगर फैक्ट्रीज जो हैं, जो जो गुड़ बनाती हैं, जो चीनी बनाती हैं, जो मीठा जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, उनके लिए वो गन्ना जो है एक रॉ मटेरियल बन जाएगा। वो गन्ना वहां पर जाएगा उन कंपनीज के अंदर, वो कंपनीज उस गन्ने को जो है प्रोसेस करेंगी, उस गन्ने से चीनी बनेगी और चीनी फिर रिटेलर्स पे आएगी। चीनी कौन खाएगा? हम खाएंगे। तो इस तरह की चीजें जो है प्राइमरी टू सेकेंडरी काम करती हैं। दीज आर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विस इंडस्ट्रीज। तो इस तरह की चीजें जो है वो की जाती हैं। उसके बाद आता है कॉमर्स
इज द कॉमर्स क्या, अभी तक हमने क्या देखा, इंडस्ट्री क्या है, अभी हम क्या देखेंगे, कॉमर्स क्या है। कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोस प्रोसेसेस व्हिच एंगेज इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस और पर्संस, ट्रेड, प्लेस एंड टाइम इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। तो कॉमर्स जो है वो हर उस एक्टिविटी का सम टोटल है, जो प्रोसेस का सम टोटल है, जो किसी भी एक्सचेंज को, वो से बाइंग एंड सेलिंग होगा, वो क्या नाम है अपना, एक्सचेंज होगा, वो बार्टर होगा, ट्रांसफर होगा, वो कोई सर्विस है, वो कोई गुड्स है, तो उन चीजों के जो ट्रांसफर है एक जगह से दूसरी जगह उसको रिलोकेट करना है, एक हाथ से दूसरे हाथ में उसको पहुंचाना है, वो सारी एक्टिविटीज जो है, वो सारे प्रोसेस जो है, वो हमारा कॉमर्स का पार्ट बन जाता है। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैंने गन्ना प्रोड्यूस कर लिया, आप हैं, आप एक शुगर कंपनी है, तो मेरे खेत से लेकर आपकी शुगर कंपनी तक जो भी एक्टिविटी बीच के दौरान हो रही है, प्रोड्यूस किया, आप क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग के बीच की जो एक्टिविटी है, मेरे खेत से लेकर ट्रक में लोड होना, ट्रक जो है वो उसका पूरे रास्ते में जाना, वो एक सामान है उसका इंश्योरेंस करवाना ताकि वो रास्ते में खराब ना हो जाए, और खराब हो जाए तो एटलीस्ट दोनों तरफ पार्टीज को नुकसान ना हो, किसान को अपना क्लेम मिल जाए, और जो है कंपनी वाले हैं उनको भी उस हिसाब से जो है अपना क्लेम मिल जाए, या कॉस्ट उनकी कम हो जाए, सप्लाई कम है तो। और वो फिर ट्रक जो है फाइनली वो वेयर हाउस में, जब फैक्ट्री के वेयर हाउस में घुस जाएगा, वो कैरेज इनवर्ड चार्ज करेंगे, इधर से किसान कैरेज आउटवर्ड चार्ज करेगा। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं जो बीच के दौरान में होती हैं, वो हमारी कॉमर्स बन जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस, यानी कि दो बंदे अगर आपस में ट्रेड करना चाह रहे हैं और उनके बीच में कोई अड़चन आ रही है, उनके बीच में कोई भी बैरियर है, उसको रिमूव करना, वो हमारा कॉमर्स बन जाता है। जैसे किसान का खेत और फैक्ट्री के बीच में बैरियर क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, कमर्शियल एक्टिविटीज। मैं जाऊंगा किसी अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास, उसको बोलूंगा कि भाई देख, मेरे पास जो है अपने 7 खेतों का वो है, गन्ना है, तो उसको जो है उस फैक्ट्री में ले जाके, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उस फैक्ट्री के साथ, तू जा उसको मेरे गन्ने से गन्ना उठा के ला और वो फैक्ट्री में दे के आया। वो जीटीए उससे जो है चार्ज करेगी पैसे किसान से, और उसके बाद अभी करे बाद में करे वो अलग बात है, लेकिन वो जो अपनी बुकमेंट्री जो है वो कर लेती होगी। उसके बाद वो जाएगी खेतों से उठा के लेके जाएगी, फैक्ट्री तक लेके जाएगी। तो ये जो बीच की चीजें हैं, ये सारी हमारी कॉमर्स का पार्ट बन जाती है। तो हिंड्रेंस क्या था, ट्रांसपोर्ट, हटा दिया कैसे, कॉमर्स एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी करके। कमर्शियल एक्टिविटी क्या थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। उसके बाद क्या होता है, दस कॉमर्स डील्स विद दोस एक्टिविटीज व्हिच आर कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो किसान ने बना लिया गन्ना, वो रॉ मटेरियल, वो उसके लिए फिनिश गुड हो गया, ठीक है, और जो अपना शुगर फैक्ट्री है उसके लिए वो रॉ मटेरियल हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इनके बीच में, और आगे हम बात करेंगे उसकी भी, ये आप समझिए, ये एक तरफा नहीं है कि किसान ने अपना शुगर जो है शुगर तक बनाया तो सिर्फ इन्हीं दो के बीच में जो कॉमर्स होगा, नहीं। जो फैक्ट्री से जब फाइनली शुगर बन जाएगा, जो चीनी प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो भी आगे जहां जहां जाएगी, वो चीनी आगे मान लीजिए बॉर्नविटा की फैक्ट्री में जाए, क्योंकि बॉर्नविटा में भी थोड़ा मीठा होता है, न्यूटेला की फैक्ट्री में जाए, उसमें भी मीठा होता है, और चाहे रिटेलर्स तक आए, ताकि हम जो है वो शुगर जो है उसको चाय में डाल सके, दूध में डाल सके, उस तरह से एडिशनल यूज कर सके, तो वहां तक जो है वो आगे भी कॉमर्स ही होता है। तो कोई भी जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आती है, यानी रिलोकेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स और सर्विस को किस तरह से ट्रांसफर किया जाएगा, किस तरह से रिलोकेट किया जाएगा, वो हमारी कौन करता है, कॉमर्स करता है। It include trade and other services like banking, transport, warehouse, insurance, which facilitates and ensure ट्रेड। जो खुद ट्रेड नहीं करते बट वो फैसिलिटेट करते हैं कि हाँ आप ट्रेड कर सके, वो इंश्योर करते हैं कि आपके ट्रेड के अंदर कोई रुकावट ना आए। तो वो ट्रांसपोर्ट हो गया, मैंने बता दिया, जैसे मुझे जाना है, मेरा एग्जाम है दिल्ली, तो मैं कैसे जाऊंगा, हिंड्रेंस क्या है, मेरे को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जो के बीच का, रोहतक और दिल्ली के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो मेरा हिंड्रेंस बन जाएगा। उसको कैसे दूर किया जाएगा, रोडवेज के द्वारा, ओला के द्वारा, उबर के द्वारा, या खुद गाड़ी में बैठ के जाने के द्वारा। सिमिलरली बैंकिंग, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है, मेरे को लग रहा है, मेरे स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं कि भाई मैं ये तो प्रॉफिटेबल रहेगा। हिंड्रेंस क्या है, पैसा नहीं है मेरे पास, सेटअप नहीं है मेरे पास, वो कैसे मिलेगा, वो बैंक से मिल जाएगा। वेयर हाउस क्या होते हैं, मेरे पास सामान पड़ा है, गन्ना प्रोड्यूस कर लिया, गन्ना मैंने आज काट लिया, तो ये थोड़ी है कि मैं आज ही उसको जाके मंडी में बेच के आ सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। मैंने आज काटा है, मैं उसको अपने वेयर हाउस में या अपने जो भी गाँव में होते हैं उसमें रखूंगा 1-2 दिन, उसके बाद जब मेरा नंबर आएगा या जब मुझे टाइम मिलेगा, जब मैं पूरे गन्ने काट चुका हूँ, तब जाके जो है मंडी में जाके बेच आऊंगा। उसके बाद इंश्योरेंस आ जाता है, इंश्योरेंस सेक्टर आ गया हमारा, कि भाई वो इंश्योर करता है कि आपका अगर कोई डैमेज हुआ है, आपको जो है आपका कोई रिस्क है, आपको उसको असेस करता है, उसको जो है रिस्क जो है अवॉइड करने की कोशिश करता है, और अगर हो जाती है तो उसको जो है एटलीस्ट फाइनेंशियली आपको कवर करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की चीजें जो है हमारा कॉमर्स बन जाती हैं। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। उसके बाद आते हैं इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। अब जो है अपने असली मुद्दे पे आते हैं कि बिजनेस, अब हमने ये समझ लिया बिजनेस क्या है, बिजनेस के एलिमेंट्स क्या क्या है, इंडस्ट्री क्या होती है,
कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्री के कौन कौन सी टाइप्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का क्या फंक्शन है, कॉमर्स का बीच में क्या रोल है, और अब हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह का रिलेशनशिप है, क्योंकि यही अल्टीमेटली जो है हमारा सब्जेक्ट है, यही हमारे जो है सब्जेक्ट का बेस बनता है। The management of an organization is responsible to achieve its objective and goals. In this context, he is expected to formulate suitable strategies so that predetermined policies can be implemented in a proper way. However, business is a dynamic process and affected by ever-changing social, political, economic, international scenario. तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की मैनेजमेंट है, उसके पास उसके ऊपर एक कांस्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो इस तरह के सुटेबल डिसीजंस ले, इस तरह के अच्छे डिसीजंस ले जिनसे हमारा जो बिजनेस है वो ना सिर्फ प्रॉफिटेबल हो सके बल्कि हमारी लॉन्गेटिविटी यानी कि हमारी जो इंडेफिनिट बिजनेस करने की जो एक विश है, इच्छा है, वो भी बनाई जा सके। लेकिन एट द सेम टाइम ये डिसीजंस कहाँ लेने होते हैं, बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट में लेकर रहने होते हैं, जो है रहकर लेने होते हैं। यानी कि हमारा जैसे मान लीजिए हमने इकोनॉमिक्स में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया था, वो भी एक सब्जेक्ट काफी डायनामिक है, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स जो है आए दिन चेंज होते हैं, इन्फ्लेशन जो है आए दिन फ्लक्चुएट करता है, हमारा शेयर मार्केट जो है वो हर सेकंड के हिसाब से बदलता है। इस तरह की जो डायनामिक एनवायरनमेंट है, और ये डायनामिक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है, हमारे सोशल सर्कल्स हैं, हमारे पॉलिटिकल जो है सर्कल्स हैं, हमारे जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से हमारे इकोनॉमिक चेंजेस यानी कि हमारा ग्रोथ रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, बजटरी पॉलिसीज क्या है, हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज क्या है, हमारे जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर पॉलिसीज क्या है, और फिर इंटरनेशनल सिनेरियो कि बाहर क्या माहौल है, क्योंकि बाहर जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं हमारे। अब जैसे देखेंगे 2008 का जो ग्रेट डिप्रेशन है वो क्या था, वो कुछ नहीं था, इंडिया में थोड़ी कुछ हुआ, इनफैक्ट बाकी दुनिया में, ना पाकिस्तान में हो, ना बांग्लादेश में हो, ना रशिया में वो ऑस्ट्रेलिया में जाके हुआ। देखिए 18-20 घंटे दूर है हमसे ऑस्ट्रेलिया, वहां पर कोई चीज हुई, वहां का कोई बैंक जो है वो अपने एनपीएस कंट्रोल नहीं कर पाया, बैंक करप्ट हो गया, और उसका इंपैक्ट कहाँ आया, उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिला। तो उस तरह की चीजें हैं, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हो जाती है। अब जैसे रिसेंटली हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर जो हमारी कॉन्फ्रेंस COP26 हुई थी, उसको लेकर देखिए कितनी चर्चा रही, और उसको लेकर अपना माहौल जो है वो थोड़ा गर्म रहा। उसके बाद और चूंकि वो बड़ी पॉजिटिव बात वहां पर की गई थी, तो हमारा शेयर मार्केट भी आपने देखा पिछले 1-1.25 महीने जो है काफी अच्छा रहा। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे ही इंटरनेशनली ओमिक्रॉन वायरस, ओमिक्रॉन वेरिएंट का जिक्र स्टार्ट हुआ, वो एक हॉट टॉपिक बड़ा, केस बढ़ने स्टार्ट हुए, देखिए शेयर मार्केट कैसे उसको जो है एकदम से क्रैश कर गया। और स्कूल्स कॉलेजेस जो है हरियाणा में बात करें तो वो 12 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं, थिएटर जो है वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है, रेस्टोरेंट्स पर 50% की रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हम देखिए वो भी उतना इफेक्टिव भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम देखो रिस्क कितनी बड़ी है, और उस रिस्क को लेकर कितने ज्यादा जो है अपने स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि वो रिस्क जो है वो जितनी मिनिमल अभी दिख रही है उतनी ही मिनिमल रह सके। तो एनवायरनमेंट इतना डायनेमिक है, आप सोच भी नहीं सकते हैं जब आप एक बिजनेस के फील्ड में जाते हैं कि आप जो है किस चीज को फेस कब कर जाएं। तो वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। बेसिकली अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंडीशन एंड दे आर टर्म्ड एज इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसी एनवायरनमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, और इसीलिए इस एनवायरनमेंट को क्या नाम दिया जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि वो एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट के अंदर, जिस एनवायरनमेंट के सर्कुलेशन में एक बिजनेस अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेता है, अपने जो है ट्रेड डिसीजंस ले सकता है, वो चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। Since environment is in itself governed by the changes, business organization are also subject to environmental changes। तो जैसे बताई दिया environment किस तरह के होते हैं, जो अभी बताया, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल, आगे पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल भी, एनवायरमेंट्स भी, एक्सटर्नल में भी माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट्स पढ़ेंगे, सब जो है डिटेल में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखिए कि जो एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट के अंदर आप हैं उसी सिमिलर एनवायरमेंट के अंदर एक बिजनेस ऑपरेट करता है, बस रिस्क जो है वो बिजनेस की उतनी ही ज्यादा होती है जितना बड़ा उसका जो है गोल रहता है। हमारा और आपका क्या गोल है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स करना। हमारे लिए रिस्क क्या है, हमारे लिए एनवायरनमेंट क्या है, जो डायनेमिक है वो ये है कि एक सेमेस्टर था, सेमेस्टर 1 था, जिसमें मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ी सिंपल चीजें हैं तो मैं कर लूंगा। मैं वहां जाके देख के आया, वहां पर तो देखा भाई ये तो बड़ा मुश्किल चीज आ गई, मुझे पढ़ लेना चाहिए था, ये चीजें हैं। तो उस तरह की जो है चीजें एनवायरनमेंट आपके पढ़ने के तरीकों को इंपैक्ट करती है। आप अगले सेमेस्टर में बहुत मेहनत करेंगे और जो है अच्छे मार्क्स लेंगे, बिल्कुल वैसे ही। और अगर आप कंपटीशन, सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, आपको देखकर, आपकी मेहनत को देखकर आपका दोस्त भी इंस्पायर हो रहा है, वो भी पढ़ रहा है, आपके साथ पढ़ रहा है, आप दोनों के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब इस तरह की चीजें जो है आपको इंपैक्ट कर रही है। सिमिलरली
यही बिजनेस के अगर मैं बात करूं कंटेक्स्ट में, तो बिजनेस में भी इस तरह की चीजें होती हैं। सोशल एनवायरनमेंट, एक बिजनेस का सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, दूसरा बिजनेस होता है। एप्पल को इम्पैक्ट कौन करता है, सैमसंग इम्पैक्ट करता है। सैमसंग को कौन करता है, एप्पल करता है। बाकी इन दोनों को कौन इम्पैक्ट करता है, वन प्लस करता है। इस तरह की चीजें जो है आपस में इम्पैक्ट करती हैं। पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, बिल्कुल सही है। किसी पार्टी का जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस डेवलपमेंट का है, जैसे बीजेपी है, वो अपने रिलायंस भाई के साथ जो है, मोटा भाई के साथ मिलकर कितने अच्छा है, ठीक है, वो डेवलपमेंट हो रही है, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को क्रिटिसाइज भी करना है, कुछ को नहीं भी करना है। मेरे ओपिनियंस, आपके ओपिनियंस इन चीजों में कोई मैटर नहीं करते। अगर अल्टीमेटली कंज्यूमर्स का फायदा हो रहा है उस चीज से, तो करना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाता है। जैसे मैंने बताया, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, हमारी सीतारमन जी जो है वो, जो हमारे इनकम टैक्स हैं, हमारी जो बजटरी पॉलिसीज हैं, जो बजटरी हमारा जो बजट आता है हर साल, वो चीजें, टैक्सेशन पॉलिसीज हमारी, उस तरह की चीजें जो हैं वो इंटरनेशनल सिनेरियो, जैसे मैंने आपको बता दिया, फिलहाल ओमिक्रॉन एक बहुत ज्यादा इंटरनेशनली हॉट टॉपिक बना हुआ है। उसकी वजह से कई देशों के जो है, बड़े बड़े देशों के भी है, मार्केट एकदम से क्रैश हो गए, और अपना और भी इस तरह की चीजें जो है चलती रहती हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो उसके बाद आते हैं कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट का। ये देख लेते हैं एक बार कि एनवायरनमेंट का कंसेप्ट क्या रहता है, कि जो एनवायरनमेंट शब्द यहाँ बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है उसका मतलब क्या है। क्योंकि हमने जो आज तक एनवायरनमेंट पढ़ा था, वो बायोलॉजी में पढ़ा था या सोशल साइंसेज में पढ़ा था, वो जीके में पढ़ा था, वो एनवायरनमेंट जो है वो क्या था, वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट था, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट था, नेचर वाटर उनसे रिलेटेड। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट का कंटेक्स्ट है वो थोड़ा अलग है। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमर्स के फील्ड में एनवायरनमेंट क्या हो सकता है। एनवायरनमेंट रेफर्स टू सराउंडिंग इन विच अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क, यानी कि कोई भी ऐसा सराउंडिंग जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है अपना काम कर सकती है। एनवायरनमेंट जनरली कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर्सेज विद द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो एनवायरनमेंट में हर वो फैक्टर आता है, हर वो फोर्सेज आती हैं जो हमारे बिजनेस को, हमारे डिसीजंस को जो है इंपैक्ट कर सकती हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग environment consist of atoms and molecules, agglomeration of things in motion, alive of man and emotions of physical and social law, social ideas, norms of action। तो ये सारे फोर्सेज जो है यहाँ पर बताए गए हैं। their number is infinite and they are always present, they are always changing। Thus, the concept of environment is quite broad and indicates the outer perspective of an organization or a system। यानी कि एक ऐसा पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर है, जो ऑर्गेनाइजेशन से डिपेंड करता है कौन सा एनवायरनमेंट है। कुछ कंट्रोलेबल भी होते हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, उस तरह की चीजें जो है। जैसे ओमिक्रॉन जो है इस वक्त, या कोविड जो था, वो क्या था, एक अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे ना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मोदी जी कंट्रोल कर सकते हैं, ना अपने कौन थे वो, जो भी थे, यूएस के प्रेसिडेंट या चाइना इनफैक्ट, तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। द टर्म एनवायरनमेंट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशन और फोर्सेज दैट आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड पोटेंशियल इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन परफॉर्मेंस। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आज के लिए जो है हमने एक बेसिक प्रीमाइज जो है वो लेने की कोशिश कर ली है अपने बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की। मैंने आपको जो है एक एक लाइन अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम अपने शाम के लेक्चर में कंप्यूटर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अब से जो है मॉर्निंग में हम अपना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, 3 PM वाले सेशन में हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा करेंगे और अपना फिर कंप्यूटर भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह आपका सेमेस्टर 1 जो है वो पूरा हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 हफ्ते का टाइम जो है मुझे और दे दीजिएगा। मैं आपका सारा सिलेबस जो है एग्जाम से पहले पहले कवर करवा दूंगा, PYQs भी करवा दूंगा, डिस्कस करवा दूंगा, और आपको एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है वो चीजें भी बता दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।